हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित। तो इससे पहले हमने डिस्कस करा था नीट बायोटेक्नोलॉजी का एक यूनिट 4 का एक हल्का-सा इंट्रोडक्शन लिया था हमने कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और हमने जाना था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक वेक्टर कौन से होते हैं। हम होस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग वेक्टर को डिज़ाइन करते हैं और कौन-सा वेक्टर हमें चूज़ करना है, डिपेंड होता है कि हमारा अपकमिंग होस्ट कौन है। तो इन सारी चीज़ों को हमने उसमें डिस्कस करा था और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि उसमें वेक्टर्स के टाइप के उसमें क्लोनिंग वेक्टर कौन से होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं, उनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी करी थी। इन सारी चीज़ों को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। तो आइए चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा, वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड रहेगा। और सबसे पहले हम हल्का-सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि हमने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। और उसके बाद एक हल्का-सा एक टॉपिक एक और रह गया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ वेक्टर, मतलब इससे रिगार्डिंग पूछा गया है, तो इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आइए पहले रिवीजन लेते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए, पहले रिवीजन ले लेते हैं हल्का-सा कि क्या था। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस करा था बेटा। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था हमने, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। दो तरीके के प्रिंसिपल थे, एक था इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा और दूसरा था इसका बायो प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग। दूसरा हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में बेटा, वेक्टर्स के बारे में कि फर्स्ट वेक्टर कौन सा था। फर्स्ट वेक्टर प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था बेटा, प्लाज्मिड क्या होता है। होस्ट स्पेसिफिक वेक्टर्स के बारे में कि होस्ट स्पेसिफिक वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और हमने क्या डिस्कस करा, हमने कुछ शटल वेक्टर्स के बारे में, शटल वेक्टर्स के बारे में, शटल वेक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। एक हमने टेबल देखी थी, टेबल, उस टेबल के अंदर क्या था, होस्ट स्पेसिफिक। प्लीज उस टेबल को एक बार एग्जाम में जाने से पहले रीड करके जाना, पूछा जाएगा इस बार। होस्ट स्पेसिफिक वेक्टर्स कौन से होते हैं, ओके। और हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर्स के दो टाइप पढ़े थे, दो टाइप के वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर बेटा। और हमने पढ़ा था इसमें आपका क्लोनिंग वेक्टर कौन से होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज हम एक और इससे रिलेटेड एक टॉपिक छोटा सा बचा था, नॉमेनक्लेचर ऑफ अ वेक्टर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ वेक्टर में क्या है कि हमें नेमिंग्स के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअल में जो ये PBR322 या फिर हम कहें PUC19 या फिर हम बात करें PUC18, ये सारे के सारे जो ये नेमिंग है, ये क्या दर्शाती क्या है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों रखी गई है, किस वजह से रखी गई है, इसका क्या पर्पस है रखने का। देखो, वेक्टर्स की जब बात करते हैं तो वेक्टर्स ही हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वेक्टर्स के एग्जांपल भी दे रखे हैं यहाँ पे, ये PBR322 PUC19 बेटा। तो PBR322 में P इंडिकेट्स करता है आपका प्लाज्मिड को, कि मतलब कि उसका ओरिजिन क्या है, प्लाज्मिड, मतलब वो किससे मिलकर के बनाया, आपके प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या था आपका, प्लाज्मिड के बारे में मैंने चार बातें बताई थी ना, किसी को याद हो तो। पहली बात थी, वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी बेटा, दूसरी बात मैंने बताई थी इट इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तीसरी बात, ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग, ठीक है बेटा। और एक और बात बताई थी कि ये आपका टाइटली कॉइल्ड होता है, टाइटली कॉइल्ड, ठीक है। ये चार बातें बताई थी, ये चार बातें आपको प्लाज्मिड के बारे में बतानी है। अगर आपके ये चार बातें में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मिड आपका कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, या फिर हम बात करें कि वो सुपर कॉइल्ड है, या फिर कैसा कैसा डीएनए क्या है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे आपके, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, कटेड डीएनए, ठीक है। तो उसमें आपका ऑप्शन था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, टाइटली कॉइल्ड है, सर्कुलर इन नेचर है, ठीक है। जब आप कोई एक आपके पास रस्सी होती है ना, देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये डीएनए, कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है,
ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आप जब रस्सी को मोड़ते हो, तो जब उसे आप उसे पास लाते हो, तो वो नीचे से कॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नीचे से जब वो कॉइल्ड होना स्टार्ट होती है बेटा, तो उसके अंदर और फोल्डिंग बढ़ जाती है, उसके अंदर और कॉइलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से और वो रिजिड हो जाती है। सॉरी, तो और रिजिड हो जाती है। रिजिड होने की वजह से क्या होता है कि जितना ज्यादा वो रिजिड हो जाएगी, उसके अंदर उतनी ज्यादा कॉइलिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, रस्सी इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे जैसे आप रस्सी में कॉइल बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे रस्सी में ऐंठते रहते हो, तो जब उनको आप पास लाते हो, तो उसके अंदर नीचे नीचे कॉइलिंग बनने लगती है। ठीक है, तो पी क्या रिप्रेजेंट करता है, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। पी रिप्रेजेंट करता है आपके प्लाज्मिड को बेटा। बी आर, प्लाज्मिड के बाद आता है आपका ये। प्लाज्मिड के बाद दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका सोर्स और एक होता है क्रिएटर। मतलब या तो वो सोर्स होगा या फिर वो क्रिएटर होगा। अगर क्रिएटर है, क्रिएटर को हम क्या कहते हैं, या तो वो साइंटिस्ट है भैया, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट है भाई, साइंटिस्ट। जिस साइंटिस्ट ने उस प्लाज्मिड को खोजा है, उसका नाम, उस वेक्टर का खोजा है, उसका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल BBR 322 में बी आर का कौन सा साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम दे रखा है यहाँ पे, बॉलिवर रॉड्रिगेज। बॉलिवर रॉड्रिगेज, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बॉलिवर रॉड्रिगेज, रॉड्रिगेज। ठीक है, बॉलिवर रॉड्रिगेज। उसके बाद जो ये 322 बेटा, 322 क्या रिप्रेजेंट करता है, 322 रिप्रेजेंट करता है उसका वर्जन नंबर, कि उसका वर्जन नंबर कौन सा है, वर्जन नंबर, कि कौन से प्लाज्मिड का क्या वर्जन है। फॉर एग्जांपल आपने क्रोम का वर्जन सुने होंगे, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एप्लीकेशंस आते हैं, उनके वर्जन होते हैं। उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में वैक्टर्स होते हैं, उनके वर्जन होते हैं, कि 322 वर्जन है या फिर कौन सा। इसी तरीके से आप जब और डीप स्टडी करेंगे, हाईली हाईली क्वालिफिकेशन अगर जब आप गेन कर लेंगे, अपने मास्टर्स गेन कर लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि अरे बैक्टीरिया के भी काफी सारे स्ट्रेन्स हैं। अब बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स के नाम जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, वो कुछ अलग होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल इकोलाई का हम मोस्ट कॉमन स्ट्रेन जो यूज करते हैं, उसका नाम है DH5 अल्फा, DH5 अल्फा, DH5 अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे नेमिंग्स हो जाती हैं। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो और चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, ये चीज देखो, बॉलिवर रॉड्रिगेज की क्या प्रेजेंट करे, साइंटिस्ट के नाम है बेटा। दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम दे रखे हैं, जिन्होंने PBR 322 को खोजा था, या फिर हम बात करें बनाया था। ठीक है, अब एक और चीज रिप्रेजेंट करती है सोर्स। फॉर एग्जांपल PuC19, पी सेम पी फॉर प्लाज्मिड, यूसी, यूसी का मतलब होता है सोर्स, मतलब कहां से ओरिजिनेट हुई है वो। यूसी का मतलब होता है, यूसी का मतलब होता है बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है बेटा, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में बना था, इसलिए इसका नाम है PuC। एंड 19 इज ऑलवेज अ वर्जन नंबर। कौन सा वर्जन है, 19 वर्जन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को नोमेनक्लेचर ऑफ वेक्टर। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है PBR 322 और PuC19 के बारे में। बहुत सारे वेक्टर होते हैं, उनकी उसी सेम, सबकी सेम तरीके से नेमिंग करी जाती है बेटा। ठीक है, PBR 322 और PuC19 इसलिए बताया है क्योंकि PBR 322 के बाद ही जस्ट PuC19 और PuC18 दो तरीके के वेक्टर बनाए गए थे। ठीक है, तो PuC19 इसमें सक्सेसफुल था। ठीक है, और PuC19 का यूज भी किया गया था उस टाइम पे काफी ज्यादा। तो PBR 322 से आपको याद रखना, ये नीट में ही पूछा गया था कि BR का मतलब क्या होता है, बॉलिवर रॉड्रिगेज। ठीक है, पी के बाद जो आपका BR हो गया या फिर यूसी हो गया, ये डिपेंड दो चीजों को करता है, या तो वो सोर्स होगा या फिर वो आपका क्रिएटर का नाम होगा, या फिर इनका साइंटिस्ट का नेम होगा। BR रिप्रेजेंट किसे करता है बेटा, बॉलिवर रॉड्रिगेज, मतलब जो दो साइंटिस्ट बनाए, या फिर इसकी जगह क्या हो सकता था, सोर्स। फॉर एग्जाम्पल PuC19 में यूसी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डिजाइन हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो आ गया है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, तो नीट एग्जाम में जितना भी इसके बारे में पूछा गया, कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है, कितने टाइप के होते हैं, और कौन कौन से एंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं उन्हें इनमें, और स्टिकी एंड्स के हम यूज ज्यादा क्यों करा जाता है, ऐसे कौन से एंजाइम सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये सारी चीजों को आप जब ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने 11th क्लास में आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एंजाइम्स में पढ़ा होगा। एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। ठीक है, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द एंजाइम दैट कट द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड वही आपके DNA, RNA, RNA एंड DNA। ठीक है बेटा, ठीक है।
डीएनए और आरएनए। फिर उसके बाद डीएनए आरएनए के बाद और इनका दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी नेम, इनका सेकेंडरी नेम होता है बेटा मॉलिक्यूलर सीजर। इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, तो वही आप इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अभी बताऊंगा एंडोन्यूक्लियस एक्चुअली दो तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। इज एन एंजाइम दैट कट्स द डबल स्ट्रैंडेड और अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, दैट लोकेशन इज नोन एज अ रेस्ट्रिक्शन साइट। अब ये जो पहला है, पहला पॉइंट है, ये क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है भाई, हमारे पास ये डीएनए का सीक्वेंस रखा है। इसमें कोई भी सीक्वेंस है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी। देखो, अब ए टी सीक्वेंस सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये टी से लेकर जी तक कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर के डीएनए पे कट करता है, तो ये उस एंजाइम की कहलाएगी रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट, या फिर हम बात करें वो कहलाएगा रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। एक बात याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, every restriction enzyme have their own specific restriction site। ठीक है, इस बात को याद रखना हमेशा कि हर एक एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंजाइम स्टडीड वाज द हिंद सेकेंड फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, उसमें से सबसे पहला आपका हिंद 3 या फिर हम बात करें हिंद 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया था। इसी तरीके से यहाँ पे तो हिंद सेकंड के बारे में दे रखा है, लेकिन हिंद 3 भी होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि बहुत एक बैक्टीरिया के एक ही स्ट्रेन नहीं होते, उसी तरीके वायरस के भी बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। तो उसी तरीके से हिंद 3 एंड हिंद सेकंड, आपका हिंद सेकंड जो है वो फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हिंद सेकंड के बारे में। पहले फोर्थ पॉइंट रीड करते हैं, थर्ड पॉइंट को रीड करेंगे बाद में, वो थोड़ा आगे से रिलेटेड है। आपने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में सुना होगा ना, जब डीएनए जब रेप्लिकेशन में जाता है तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वगैरह बनते हैं। तो उसी तरीके से जब किसी डीएनए को लिंक करना होता है, वहां पे भी डीएनए लिंक होते हैं आपके, जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो वर्क करता है और उसे लिंक कर देता है। उसी तरीके से जब स्टिकी एंड्स जब बनते हैं, या फिर हम बात करें कोई भी एंजाइम किसी डीएनए को कट करता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो डीएनए हमारा, यहाँ पर इसे कट कर दिया, कट करने के बाद एक तो ये सीक्वेंस बना, एक ये सीक्वेंस बना। अब इन दोनों एंड्स को जो स्टिक करेंगे वो किसके जरिए होता है? लाइगेज एंजाइम के जरिए। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी जब डीएनए को लाइगेट करा जाता है तो लाइगेज एंजाइम के थ्रू ही करा जाता है। ठीक है, अब लाइगेज के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे चल करके, उसी के बारे में लिखा हुआ है, दे दैट लिंक एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें लिंक करा जाता है यहाँ पे भी। Restriction enzyme recognize the specific sequence of a nucleotide and produce a double-stranded cut in the DNA. These cuts are two types, blunt end and the sticky ends। मतलब दो तरीके के एंड प्रोड्यूस होते हैं, एक होते हैं आपके स्टिकी एंड्स, एक होते हैं आपके ब्लंट एंड्स। अब देखो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पहले देख लेते हैं। अब स्टिकी एंड्स होते हैं, इनका दूसरा नाम भी होता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करेंगे। स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने के बाद बेटा वो दो तरीके के एंड प्रोड्यूस करेंगे। पहला एंड होगा आपका स्टिकी एंड, या फिर आपका हो सकता है ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स का दूसरा नाम होता है बेटा आपका कोहेसिव एंड्स। कोहेसिव एंड्स, कोहेसिव एंड्स। ठीक है, जब कभी स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं तो एक एंड जो होता है वो ओवरलैप प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग एंड प्रोड्यूस होता है। कैसे? ये देखो, ये ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरे, दो स्टिकी एंड्स बने। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पे ये इतना और यहाँ पर ये इतना, सी से लेकर सी टी, ए से लेकर टी तक, और यहाँ पर टी से लेकर के ए तक, ये जो सीक्वेंस है ये इस वाले के ऊपर ओवरहैंग करता है, या फिर हम कहें ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, वापस मुड़ जाता है। तो इसे कहा जाता है, स्टिकी एंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके? ओवर हैंगिंग एंड्स। ठीक है, या फिर हम कहें ओवरलैपिंग एंड्स, ओवरलैप एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना है आपको। ठीक है,
अभी इसे फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है। तो समझ में आया सभी को स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स? स्टिकी एंड्स तो समझ में आ ही गए। ब्लंट एंड्स के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ब्लंट एंड्स क्या होता है बेटा? देखो, ब्लंट एंड्स, जब ब्लंट एंड्स की बात करते हैं तो ब्लंट एंड्स आपके कौन से होते हैं? जो आपके ना तो कोई कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस करते, ठीक है, ये एकदम मिडल ऑफ द डीएनए को कट करते हैं, मिडल ऑफ द डीएनए, ठीक है, एकदम मिडल से डीएनए को दो स्ट्रैंड्स दे रखे हैं, ये दो स्ट्रैंड्स है, इन दोनों के बीच में से कट करेंगे, यहाँ से ये स्ट्रैंड एकदम मिडल ऑफ द डीएनए कट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं ब्लंट एंड्स। इसमें कोई कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस नहीं होते, इसमें कोई भी आपका एक तरीके से ओवरहैंगिंग सीक्वेंस प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, याद रखना है स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स के बारे में। इनके बारे में और भी डिफरेंसेस है, इनके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे भी, आगे स्लाइड्स है, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट रीड करते हैं। अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए इज वन इन विच द 5 प्राइम टू 3 प्राइम base pair sequence is identical on the both the strands 5 prime and the 3 prime ends refers to as a chemical structure of the DNA। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इक्वार1, एक इक्वार1, इसका रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर हम कहें रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसी डीएनए के ऊपर क्या होता है आपका? 5 प्राइम से GAA T T C, ठीक है, ये होता है। और उसी को अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम फिर से लिखते हैं तो GAA T T C, ठीक है। इसे आप दोनों तरफ से रीड कर लो, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रीड कर लो, भले आप फिर से नेक्स्ट में 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ऐड कर लो, किसी भी तरीके से आप रीड कर लो तो उसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेम रहेगी, मतलब उसकी रीडिंग फ्रेम सेम रहेगा, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहली बात तो इसका पहले रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी याद करना है, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत बार पूछा गया है, GAA TTC 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, ठीक है बेटा, GAA TTC। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और क्या कहता है? हाँ, देखो, अब मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं? बैक्टीरिया से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से? बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया में क्या रोल करते हैं? पहली बात, वो बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं कट करते, ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो बैक्टीरिया को भी क्यों नहीं कट कर देते, बैक्टीरियल डीएनए को क्यों नहीं कट कर देते भाई, ठीक है। अब ये भाई बहुत सोचने वाली बात है, तो इसको डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर, और वो बैक्टीरिया के डीएनए को भी क्यों नहीं कट करते। सबसे पहली बात, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है बेटा, एक रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहला पार्ट होता है इसका मॉडिफिकेशन, दूसरा पार्ट होता है इसका मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया अपने ही डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक एडेनिन रेसिड्यूज के ऊपर, मतलब डीएनए में आपने जाना है कि वो एटीजीसी सीक्वेंस के मिलकर के बने होते हैं, जब एटीजीसी सीक्वेंस है हमारे पास तो उसमें से एडेनिन रेसिड्यूज के ऊपर वो मिथाइलेशन कर देता है। वो मिथाइलेशन हेल्प करता है उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वो पता कर पाए कि वो सेल्फ डीएनए है या फिर फॉरेन डीएनए है, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स देयर ओन डीएनए फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाय मॉडिफाइंग देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस थ्रू मिथाइलेशन, ठीक है, यूजिंग मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। मतलब वो अपने ही डीएनए को मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से डिग्रेड होने से बचा लेता है। कैसे? क्योंकि वो बैक्टीरिया की रिकॉग्निशन साइट पे जो एडेनिन रेसिड्यूज होते हैं बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, तो उस पर मिथाइलेशन ऐड करवा देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करवा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्शन, द बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द फॉरेन डीएनए एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब अब उसका खुद का डीएनए तो क्या हो गया, मॉडिफाइड हो चुका है, मिथाइलेटेड हो चुका है। अब उसके अलावा और भी जो डीएनए आएगा ना, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफाज क्या करता है, ये बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरियोफाज आएगा और इसे किल करने के लिए अपना डीएनए को इंट्रोड्यूस करेगा, अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया इसने। अब भाई इसका जो डीएनए था सर्कुलर था, ठीक है, सर्कुलर था, ये बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए, और ये क्या हो चुका है बेटा, ये मिथाइलेटेड हो चुका है, मिथाइलेटेड, मिथाइलेटेड, ठीक है। और ये किसका डीएनए है आपका, वायरल डीएनए, वायरल डीएनए। अब वायरल डीएनए थोड़ी ना मिथाइलेटेड हो चुका है, तो उसी तरीके से ये वायरल डीएनए को कट कर देता है पीसेस में,
कट करता है पीसेज में, जिसकी वजह से वो वायरल डीएनए होता है, वो बैक्टीरियल मशीनरी का यूज करके अपने इन्फेक्टिव प्रोटीन्स नहीं बना पाता है। ठीक है, वही बात लिखी हुई है बेटा। देखो, रिकॉग्निशन ऑफ अ फॉरेन डीएनए, restriction enzyme recognize the specific DNA sequence, typically palindromic sequence within the foreign DNA. Once the specific sequence is recognized, the restriction enzyme cut the DNA at or nearby the recognition site. This cleavage inactivate the invading DNA and preventing it from hijacking the bacterial machinery. मतलब बैक्टीरियल मशीनरी का यूज नहीं कर पाता और अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये वर्क होता है एक बैक्टीरिया के अंदर। एक तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो वर्क करते हैं। restriction enzyme work in the bacterial immunity। बैक्टीरियल इम्यूनिटी, देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इम्यूनिटी, मैं क्या ही लिख रहा था अभी, कोई भी क्वेश्चन आता है, भले वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पूछ ले के अंदर बैक्टीरिया के अंदर क्या रोल होता है या फिर उसकी इम्यूनिटी में किस तरीके से रोल होता है, तो आपको सेम ही चीज लिखनी है जो स्लाइड्स में दे रखी है। कोई टेंशन नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा, आपके नंबर हमेशा फुल रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, एंजाइम्स। देखो ये जो स्लाइड्स दे रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है भाई, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। जितनी भी स्लाइड्स में डाल रहा हूँ ना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए एक एक चीज समझा रहा हूँ। देखो, अब इसमें से कुछ ऐसे एंजाइम, ये एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं बेटा, जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये है कुछ जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी रिकॉग्निशन साइट भी लिखी हुई है। आपको इसकी रिकॉग्निशन साइट याद रखनी है, बहुत ज्यादा याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसकी, नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा। ठीक है, GAATTC, ये रिकॉग्निशन साइट है। और इसका कटिंग पैटर्न कैसा है, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ इस तरीके का एंड प्रोड्यूस करेगा ये, और यहाँ से ये कट जाएगा, और फाइनली एक इस तरीके का एंड प्रोड्यूस होगा। हमने पीछे देखा था ना, ये देखो पीछे यहाँ पे देखा था, देखो ये मैं दिखाता हूँ, GAATTC। फिर से कौन सा आएगा, यहाँ पे GATTC हो गया, फिर यहाँ पे CTTAAG। ठीक है, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम और 3 प्राइम। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसके यहाँ से कट करेगा और एक ये यहाँ से कट करेगा। ठीक है, ये कौन सा एंड प्रोड्यूस करेगा, आपके स्टिकी एंड्स, जिन्हें हम कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं। एक तो ये एंड प्रोड्यूस करा इसने, और एक इसके साथ एक ये वाला एंड प्रोड्यूस करा। ठीक है, ये दो एंड प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कैसे एंड प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड्स। याद रखना है आपके कौन सा एंजाइम है जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। हिंद 3 हो गया, इको R1 हो गया, बाम H1 हो गया, PST1 हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्टिकी एंड्स वाले हैं। और स्मा 1 एंड ही थर्ड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा थर्ड, ये आपके ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, याद रखिए ये चीजें, क्लियर है सभी को। और ये उनके कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में दे रखा है कि स्टिकी एंड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। देखो बीच में से कट कर रहे हैं ना, ये ब्लंट एंड्स वाले, ये बीच में से कट कर रहे हैं, एकदम मिडल ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द स्टिकी एंड्स ओवर द ब्लंट एंड्स। मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके स्टिकी एंड्स के ओवर द ब्लंट एंड्स। देखो ये बहुत चीज है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछी गई है, क्या हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या कारण है यूज करने के, कि हम स्टिकी एंड्स वाले एंजाइम जो प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को क्यों यूज करें, हम ब्लंट एंड वालों को क्यों ना यूज करें, क्या बेनिफिट रहता है। देखो, इजी इन लाइगेशन, पहला पॉइंट है बेटा, इजी इन लाइगेशन। कैसे लाइगेशन में इजी रहता है, स्टिकी एंड्स हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग। मैंने बताया था ना कि स्टिकी एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवरहैंग, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट कैन अनिल अनिल इजीली थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कि वो अपने रेस्पेक्ट, जब ओवरहैंगिंग रहेगा एक हैंड, तो अपने आप ही अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ढूंढ करके मिक्सचर में से अपने आप ही उस पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो जाएगा थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें तो किसी लाइगेशन रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इतना जरूरी नहीं होगा। दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ अ लाइगेशन, मतलब लाइगेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा। कंपेयर टू द ब्लंट एंड, दे रेयरली सोलली ऑन द एक्टिविटी ऑफ अ डीएनए लाइगेज। ठीक है बेटा, इंक्रीज स्पेसिफिसिटी दूसरा, मतलब सबसे पहले क्या, इजी इन लाइगेशन, मतलब एक तरीके से अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ढूंढेगा और इजीली लाइगेट कर जाएगा। ठीक है, इसमें जो लाइगेशन एंजाइम का जो अमाउंट होगा वो हमें ज्यादा नहीं चाहिए होगा, जबकि ब्लंट एंड के केस में बहुत ज्यादा स्टिक लाइगेशन एंजाइम का यूज होता है और जरूरत पड़ती है। इंक्रीज स्पेसिफिसिटी, द कॉम्प्लीमेंट्री ओवरहैंग एंश्योर दैट द ओनली द करेक्ट डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन टुगेदर। मतलब
कि हमेशा स्टिकी एंड्स जब बनेंगे तो उसमें वो हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे ही बाइंड होंगे, क्योंकि लाइगेशन एंजाइम क्या करते हैं भाई, उन्हें लाइगेशन एंजाइम को जहां पे दो एंड्स दिखे हमारे तो वो उन्हें ला करके जोड़ देंगे। लेकिन जब हमारा कोहेसिव एंड होंगे या फिर हम कहें स्टिकी एंड्स होंगे, वो तो हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे ही बाइंड करेंगे, क्योंकि उसमें एक ओवरहैंगिंग सीक्वेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तीसरी बात, लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ अ डीएनए लाइगेज। लोअर रिक्वायरमेंट मतलब कि स्टिकी एंड्स के अंदर कम रिक्वायरमेंट रहेगी, ब्लंट एंड्स के केस में ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। कैसे? इस चीज को समझो थोड़ा कि रिक्वायरमेंट कैसे। एक तो ये सीक्वेंस था आपके पास, ठीक है, एक ये एंड थे दो बेटा, ठीक है, मिक्सचर के अंदर, और एक थे आपके ये दो एंड, ठीक है, ये दो एंड थे। यहां पर इनके बीच में तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो जाएंगे, ठीक है, यहां पे बन गए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है। अब इनके बीच में तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी नहीं है, ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ये हो गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी इनके केस में। दूसरी बात, यहां पर हमें लाइगेशन रिएक्शन के लिए कम एंजाइम चाहिए, यहां पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को हमें क्रिएट करना है, क्योंकि ये सब एक मिक्सचर के अंदर होता है ना, ये सब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा होता है, तो यहाँ पर एंजाइम ज्यादा चाहिए, एंजाइम की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी हमेशा, एंजाइम हाई रिक्वायरमेंट चाहिए, और यहाँ पर आपकी लो रिक्वायरमेंट एंजाइम की, ठीक है बेटा, क्लियर है? तो पढ़ते हैं, स्टिकी एंड्स कैन फॉर्म अ टेम्परेरी बॉन्ड बिफोर डीएनए लाइगेज सील्स देम, रिड्यूसिंग द एंजाइम वर्कलोड, मतलब उस एंजाइम का वर्कलोड भी कम करेगा, क्योंकि वहां पे वो ये लोग क्या कर चुके हैं कि यहाँ ये पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना चुके हैं, तो इस वजह से उन देखो जैसे ये दो स्टिकी एंड्स हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से बन चुकी है, अब उसे क्या करना है, अब उसे केवल इन दोनों एंड्स को जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बची है बस उसी को जोड़ना है। तो blunt end ligation requires a high concentration of a ligase ATP and making the process more resource intensive, मतलब कि उसमें ज्यादा लोड की जरूरत पड़ती है, ज्यादा वर्कलोड पड़ता है रेस्ट्रिक्शन लाइगेशन एंजाइम पे। देखो बेटा बायोटेक्नोलॉजी में ना लाइगेस दो तरीके के यूज होते हैं, लाइगेस जो एंजाइम होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में दो तरीके के यूज होते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एमएससी लेवल की बात बता रहा हूँ आपको। एक होता है बेटा इकोलाई डीएनए लाइगेज, लाइगेज, एक होता है बेटा आपका T4 डीएनए लाइगेज। ध्यान से सुनते रहना बेटा। देखो यूकैरियोट्स के केस में ये मोस्टली यूज करे जाते हैं, यूकैरियोट्स के केस में, और प्रोकैरियोट्स के केस में आपके मोस्टली ये यूज करे जाते हैं। ये रिक्वायर करते हैं एनएडी एज अ एनर्जी सोर्स, ये रिक्वायर करते हैं आपके एटीपी एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स के केस में होते हैं और ये यूकैरियोट्स के केस में होते हैं, यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है। तो एटीपी की बात ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ लाइगेज एंड द एटीपी मेकिंग द प्रोसेस मोर रिसोर्स इंटेंसिव, मतलब एटीपी की जगह पे आप एनएडीपी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर एटीपी का यूज किया है, और कौन से डीएनए लाइगेज का, T4 डीएनए लाइगेज का। याद रहेगा सभी को, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए। पहली बात क्या कि इसमें इजी होता है लाइगेशन, किसमें, आपके स्टिकी एंड्स के केस में। दूसरी बात, इनके अंदर स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो सकती होती है, और इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अमाउंट या लाइगेशन एंजाइम का अमाउंट हमें काफी कम चाहिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जब स्टिकी एंड्स एनहेंस कैसे, किस तरीके से, ग्रेटर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे, अब ये जो दो एंड्स हैं, ये दो एंड्स हैं, ये भाई पूरी रिएक्शन के अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन चल रही है इसमें काफी दूर दूर हो सकते हैं, और इनको तो आपस में पहले लाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें बहुत सारे रीजन्स डालने पड़ते हैं जब इनको आपस में क्राउड करने के लिए, तो क्राउडिंग रीजन्स फॉर एग्जांपल पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह ये सब डालना पड़ता है। लेकिन इनके केस में क्या होता है, स्टिकी एंड्स के केस में ये अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ढूंढते हैं और बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं कौन से, स्टिकी एंड्स। ये और पॉइंट रह गया हमारा, फैसिलिटेट्स द डायरेक्शनल क्लोनिंग। डायरेक्शनल क्लोनिंग का मतलब है कि एक डायरेक्शनल में क्लोनिंग होती है, मतलब इसमें कोई भी एरर के चांसेस नहीं होते, ठीक है, एरर चांसेस नहीं रहेंगे। स्टिकी एंड्स कैन डिजाइन टू एंश्योर द फ्रेगमेंट्स आर इंसर्टेड in a specific orientation which is crucial for the gene expression study। देखो कैसे, एक बार इरेज कर लेते हैं, हल्की सी जगह है यहाँ पे, जैसे ये जो एंड्स हैं, ये जो एंड्स प्रोड्यूस करे गए हैं बेटा, ये जो एंड्स,
ये कौन से आपके स्टिकी एंड्स। और ये थे आपके ब्लंट एंड्स बेटा। ठीक है, अब स्टिकी एंड्स में क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में बाइंड तो कर रहे हैं पहली बात। ठीक है, और इनके ये किसी भी एंड को ये स्पेशल ओरिएंटेशन में इनका जो जुड़ाव होगा, ये एक स्पेशल ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एक प्रॉपर मैनर में। फॉर एग्जांपल आप ये कपलिंग्स को देखते हो, आप जब किसी ट्रेन को देखते हो तो उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, ये कपलिंग इसे हम कहते हैं। जैसे ट्रेन का कोई डब्बा दूसरी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी जाकर के वो एक दूसरे से बाइंड करते हैं। ठीक है, एक डब्बा ट्रेन का दूसरे ट्रेन के डब्बे में, दोनों के बीच में कपलिंग होती है। तो इसे कपलिंग कपलिंग की वजह से ही एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब उनका एक 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 प्रॉक्सिमिटी उनके बीच में। ठीक है बेटा, तो उसी तरीके से जो ब्लंट एंड्स होते हैं वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं रहते, जिसकी वजह से उनके अंदर जो डायरेक्शनल क्लोनिंग होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि अनस्पेसिफिक बाइंडिंग होगी। अनस्पेसिफिक बाइंडिंग से हमारा जीन एक्सप्रेशन लॉस हो जाएगा। ओरिएंटेशन का मतलब समझे आप लोग? ओरिएंटेशन का मतलब कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, मैनर में नहीं होते। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। ये हो गई, और आपकी ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ अ नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से नॉमेनक्लेचर होते हैं। उसी तरीके से अब ईच एंजाइम इज नेम्ड आफ्टर द बैक्टीरियम from which it was isolated using the naming system based on the bacterial genus, species, strain. For example, E. coarm. अब ई क्वारन का हर बार एग्जांपल लेते हैं हमने, मैंने इसलिए इस बार रख लिया है हिंद थर्ड के बारे में। देखो हिंद थर्ड क्या प्रोड्यूस करता है भाई? स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स। याद रखना, टेबल को देखो क्या कह रहा है, वो टेबल कह रहा है ब्लंट एंड्स, हिंद थर्ड, ब्लंट एंड्स। देखो ठीक है, इको आर वन, E means Escherichia, CO means coli, R means RY13. It is a strain. कौन सा strain है? RY13. And one is the first or order of identification in the species. Clear? उसी तरीके से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, H फॉर हीमोफिलस, IN फॉर इन्फ्लुएंजा, D फॉर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है भाई? RD स्ट्रेन है। ठीक है, थर्ड मींस ये आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। याद रखना सभी को, सबसे पहले जीनस, फिर स्पीशीज, फिर स्ट्रेन, फिर ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ई को R1 में क्या है? पहले जीनस, फिर स्पीशीज, फिर स्ट्रेन। फिर इसमें भी जीनस, स्पीशीज एंड स्ट्रेन। क्लियर? एच फॉर जीनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हिंद थर्ड बन गया, हिंद थर्ड। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन, और ये क्या है आपका? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। और वहां पे वो क्या था? वर्जन नंबर, वर्टर में। क्लियर? देखो अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहले एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बेटा बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके दो तरीके के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। पहला होता है आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है बेटा, ये याद रखनी है आपको। देखो एक है एंडो, एंडो का मतलब होता है इंटरनली, इंटरनली। एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नली, ई एक्स स्टैंड फॉर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। ठीक है, ये आपका कोई डीएनए सीक्वेंस है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखो एक्सो न्यूक्लियस कट करना स्टार्ट करेंगे इसके एंड से, मतलब यहां से कोई एंजाइम आएगा और ये से यहां पर वर्क करेगा इस डायरेक्शन, या फिर वो इस एंड से वर्क करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कट करते हैं एट द मिडल, मतलब देखते हैं कि बीच में से कहां से कट हो सकता है, वो अपनी रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहां से कट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में फर्क समझ में आया। और ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस अबव क्लासिफिकेशन of a
restriction enzyme is based upon the beta is based upon the mode of action of restriction enzyme। मतलब वो किस तरीके से उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो इंटरनली कट करता है या फिर हम बात करें वो एक्सटर्नली कट करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो दो तरीके के एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। अब वही चीजों को बता रखा है कि एक्सोन्यूक्लियस कैसे कट करते हैं और एंडोन्यूक्लियस कैसे कट करते हैं। ये है आपके एंडोन्यूक्लियस और ये है आपके एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, एंजाइम दैट क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद इन द डीएनए एंड द आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, जो विद इन कट करेंगे मतलब पूरे डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर कट करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जो एक्सटर्नली 5 प्राइम एंड से या फिर 3 प्राइम एंड्स के जो ओपन एंड्स होते हैं ना, 5 प्राइम एंड या फिर 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम फॉस्फेट या फिर 3 प्राइम ओएच ग्रुप, तो वहां से जो कट करना स्टार्ट करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड को कट करते रहेंगे, तो उनका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, enzymes that remove the nucleotide one at the time from the ends of a DNA or RNA, it's called exonucleases। ठीक है, देखो ये भी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को कट करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर को लिंकेज को। ठीक है बेटा, और ये भी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को ही कट कर रहे हैं, ये भी फॉस्फोडाइस्टर को। बस फर्क कहाँ है, मोड ऑफ एक्शन में फर्क है, ये इंटरनली कट कर रहे हैं और ये एक्सटर्नली कट कर रहे हैं। क्लियर है, ये बात याद रखना, कोई नहीं बताएगा आपको। Site of action. Site of action acts on an internal site of a nucleic acid strand, acts on a terminal ends of a nucleic acid. नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट्स, इनसे प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस द फ्रेगमेंट ऑफ अ वेरियस साइज। इसमें बहुत सारे साइज के आपको फ्रेगमेंट मिलेंगे, मतलब कोई आपका शॉर्ट मिल सकता है, कोई लॉन्ग मिल सकता है, कोई सबसे ज्यादा शॉर्ट मिल सकता है, फिर कोई लॉन्ग मिल सकता है, फिर कोई शॉर्ट मिल सकता है, इस तरीके शॉर्ट लॉन्ग इस तरीके का सीक्वेंस चलेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज के मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई 5 kb का डीएनए मिल गया, कोई 4 kb का मिल गया, या फिर कोई 10 बेस पेयर का मिल गया, या फिर कोई 5 बेस पेयर का, इस तरीके से बहुत सारे सीक्वेंस मिलेंगे, क्योंकि ये बीच में से कट कर रहे हैं। क्लियर है, बीच में से कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल ये 10 kb का, ये केबी मतलब साइज होता है, वही 10 किलोबाइट वही वाला साइज है जो आप इंटरनेट में देखो, किलोबाइट मेगाबाइट जीबी, इस तरीके से। ठीक है, तो उसी तरीके से बेस पेयर्स की बात होती है, 10 किलो बेस पेयर, किलो बेस पेयर। ठीक है, सॉरी मेगा बेस पेयर, मैंने बाइट्स बोल दिया गलती से। 5 प्राइम 3 प्राइम, तो 10 kb का सीक्वेंस है। अब उसे किसने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ कट कर दिया, किसी ने यहाँ कट कर दिया, किसी ने यहाँ कट कर दिया, तो इसमें हमें कितने सारे पॉइंट, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक मिल गया, एक ये मिल गया, तो कितने सारे अलग अलग साइज के हमें डीएनए मिल गए। लेकिन जब हम एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं, प्रोड्यूस मोनोन्यूक्लियोटाइड और अ शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये मोनोन्यूक्लियोटाइड मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड ये मिला यहाँ से, फिर उसके बाद ये मिल गया, फिर इसके बाद ये मिल गया, कोई ए मिल गया, फिर टी मिल गया, फिर जी मिल गया, फिर सी मिल गया, इस तरीके से मिलेंगे ना हमें। डायरेक्शनलिटी मतलब कैन कट एनीवेयर विद इन द सीक्वेंस, ये कहीं पर भी कट करा देंगे, मतलब अपने रिकॉग्निशन साइट को ढूंढेंगे और वहां पर वो कट करा देंगे एनीवेयर। वर्क इन आइदर अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, मतलब ये एक डायरेक्शन में ही कट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जैसे डीएनए है उसमें से या तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम कट करेंगे, या तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में कट करेंगे, या फिर ये कट करेंगे बेटा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन होगा ये हमेशा एक्सटर्नली। स्पेसिफिसिटी, recognize specific sequence in case of restriction endonucleases। ठीक है, मतलब कि एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, और ये इनकी कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होती, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं एंड ओनली रिक्वायर फ्री एंड्स, मतलब इनको बस 5 प्राइम कोई फ्री एंड मिल जाए, ये वहां पर जाकर ये कट करना स्टार्ट कर देंगे। फ्री एंड से मतलब क्या होता है वैसे, इस चीज को समझो आप कि फ्री एंड से मतलब क्या होता है। मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ, आपको समझाता हूँ फ्री एंड्स का मतलब क्या होता है। बहुत बार टर्म्स आती हैं, कुछ चीजें बच्चों को क्लियर ही नहीं होती हैं। फ्री एंड्स, फ्री एंड्स का मतलब क्या है, देखो व्हाट इज फ्री एंड, व्हाट इज फ्री एंड्स, फ्री एंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो जैसे ये बेटा कोई डीएनए है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी, ए टी जी सी,
एक तरफ है आपका 5 प्राइम एंड, एक है आपका 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम OH होता है और 5 प्राइम फॉस्फेट होता है। ये आप सभी ने, आई होप आपको सभी को पता होगा, क्योंकि आप बायोमोलिक्यूल्स 11th क्लास पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं, और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको ये सब चीजें क्लियर होनी भी चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो इससे रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बस एक बार बोल देना। ठीक है, देखो, फ्री एंड्स का मतलब क्या है कि इनके ऊपर कोई अभी कोई कैप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जानते हो कि 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन, आपने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े होंगे, पॉली एडिनाइलेशन होता है। ठीक है, जब आप कैपिंग पढ़ते हैं, टेलिंग पढ़ते हैं, कोई कैप होता है। 5 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर यहाँ पे कैप होता है। ठीक है, इस कैप का नाम होता है मिथाइल गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे पॉली ए टेल जुड़ जाती है, पॉली ए टेल जुड़ जाती है। ठीक है, ए ये जुड़ जाती है। ठीक है, तो एक तरीके की कैपिंग का काम करते हैं। ठीक है, अनकैप्ड, जो अनकैप्ड डीएनए होते हैं, ये क्या होता है, कैपिंग। जो अनकैप्ड डीएनए होते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं फ्री डीएनए, या फिर हम कहें फ्री एंड्स। फ्री एंड्स, क्लियर है, कि जिस पर कैप नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग, पहले बताओ ये बात, चीजें समझ में आई? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंसान जब बूढ़ा होता है, जैसे जैसे सेनेसेंस बढ़ता है, सेनेसेंस, सेनेसेंस बढ़ता है ना, जैसे जैसे सेनेसेंस इंक्रीज होता है, सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, बुढ़ापा। ठीक है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता रहता है, तो उसमें से एक फैक्टर होता है, आप सभी को पता है, टीलोमर्स क्या होता है, टीलोमर्स। टीलोमर्स क्या होता है, वो हमारे डीएनए को भाई प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके एंड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। टीलोमर्स फॉर्म होते हैं टीलोमरेज एंजाइम से। टीलोमरेज एंजाइम फॉर्म करता है किसको, टीलोमर्स को, टीलोमर्स। और टीलोमर ये कैप प्रोड्यूस करता है एट द एंड्स ऑफ डीएनए, एट द एंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, एट द एंड्स ऑफ डीएनए, ताकि उसमें से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लॉस ना हो, इंपॉर्टेंट जीन्स जो है उसमें से कहीं लॉस ना हो जाए, इस वजह से कोई न्यूक्लियस आकर के कट ना कर दे, क्योंकि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके काफी सारे न्यूक्लियस आकर के अपना वर्क ना कर दें, हमारे इंपॉर्टेंट जीन का लॉस ना कर दें। इसी वजह से टीलोमर्स जो होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम के एंड पर कैप करके रखते हैं। ये आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये एक डायग्राम बना देता हूँ क्रोमोसोम्स का। जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर एक कैप प्रेजेंट होता है एक। ठीक है, जो टीलोमर होता है वो प्रिवेंट करता है डीएनए के लॉस को। तो जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता रहता है बेटे, वैसे वैसे ये टीलोमर्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते रहते हैं। इसीलिए बुढ़ापा आने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं फिर से दोहराऊं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, टीलोमर्स का लॉस होना। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे टीलोमर्स लूज होते रहते हैं, और आपके इंपॉर्टेंट जीन लूज होते रहते, लॉस होते रहते हैं आपके पूरे डीएनए में से, और आपको बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप धीरे धीरे करके आपकी एज भी डाउन होने लगती है, आपके अंदर बुढ़ापे के सिम्टम्स, जैसे हम कहें सेनेसेंस के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज सभी को, फ्री एंड्स के बारे में? ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है, सेनेसेंस वगैरह के बारे में क्लियर है। चलो, आज के लिए इतना। ठीक है, तो अपनी क्लास को बंद करते हैं हम अपने, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट एग्जाम, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी आपका मैं एक टेस्ट सीरीज अरेंज कर दूंगा, उसमें कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी, जैसी ये चैप्टर, जैसी ये सीरीज हमारी कंप्लीट होगी बायोटेक्नोलॉजी वाली, इससे रिलेटेड सारे आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में होते हैं, या फिर हम कहें एक पेपर जो बहुत ही सिलेक्टिव, जो मैं खुद ही डिजाइन करूंगा, वो पेपर आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। उसे आप सॉल्व करना और अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करना। ओके, बाय।